हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है प्रतिमा पांडे और आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 11 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऊर्जा। ठीक है, इसको कहते हैं ऊर्जा और इंग्लिश में कहते हैं इसको एनर्जी। तो अगर हम देखें कि हमें एनर्जी किस किस चीज से मिलती है या एनर्जी का स्रोत क्या क्या है, कौन कौन से सोर्सेज हैं एनर्जी के, तो ऊर्जा का स्रोत जो है सबसे पहला जो प्राकृतिक स्रोत है और वो सबकी ऊर्जा का स्रोत है वह है सूर्य। अब सूर्य से ऊर्जा लेने के बाद, सूर्य से ऊर्जा लेके पौधे खाना बनाते हैं अपना प्रकाश संश्लेषण करके, तो वो एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। तो वेजिटेबल्स या पौधे, ये जितने भी वेजेस हो जाएंगे उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। वेजेस को जब हम खाते हैं तो हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है और उस एनर्जी से हम कोई भी काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विंड, हवा। हवा में भी एनर्जी होती है। ठीक है, चौथा है लहरें, पानी, सब में एनर्जी होती है। अच्छा, एनर्जी कैसे देखेंगे कि किसमें एनर्जी होती है किसमें नहीं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो एनर्जी सीधा सा मतलब है कि जो भी कोई कार्य करने के में सामर्थ्य हो, ठीक है, समर्थवान हो, उसके कहते हैं कि उस वस्तु में ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा का परिभाषा ही होता है कार्य करने की सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का क्या परिभाषा होता है? द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, तो कार्य करने की के सामर्थ्य को, कार्य करने के सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। अब जो भी कोई चीज काम कर सके उसको कहते हैं कि उसमें ऊर्जा है। तो अगर हम समुद्र में देखें तो लहरें जो होती हैं, लहरें वो कोई चीज होता है तो उसमें उसको अपने साथ बहा कर लाती हैं। तो लहरें जो होती हैं अपने साथ कोई भी चीज बहाकर लेते आती हैं या लेते जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सागर की लहरों में, नदियों की लहरों में भी ऊर्जा है। पानी, बहता हुआ पानी भी अपने साथ कुछ आसपास के, उसके रास्ते में जो भी चीज आता है उसको बहा के ले जाता है। नदी का जो जल है वो तीव्र प्रवाह में बड़े बड़े सैल खंडों को भी बहा कर ले जाता है। इसका मतलब उसके जो नदी के जो जल में वो भी ऊर्जा है किसी में। अब अगर नदी का जल बहुत ऊपर से गिर रहा है तो उसमें कम ऊर्जा होती है, तो वो कम छोटे छोटे कंकड़ को उठा के लेके जाता है, बहा के लेके जाता है, मिट्टी बहा के लेके जाता है। लेकिन अगर नदी का जल अगर बहुत ऊपर से नहीं, सॉरी, अगर नदी का जल समतल मैदान में बह रहा है, मतलब बहुत कम प्रवाह में बह रहा है, तो मिट्टी लेके जाता है। लेकिन अगर नदी का जल ऊपर से आ रहा है तो ये क्या होगा, अपने रास्ते में आने वाले बहुत बड़े बड़े सैल खंडों के, मतलब आपके जहां पर बैठी हुई है उतने कमरे के आकार के बड़े बड़े सैल खंडों को भी ये बहा ले जाती है नदी। जो गंगा नदी निकलती है, गंगा है, यमुना है, गंगोत्री, ये सारी जो नदियां हैं वो कहाँ से, हिमालय पर्वत से निकलती हैं। हिमालय पर्वत बहुत ऊपर है, उसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, मतलब 6 किलोमीटर है। वहां से जब नदी निकलेगी इतना ऊपर से, तो फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रवाह में रहेगी, तो उसमें ऊर्जा बहुत रहेगी। और जब ऊर्जा रहेगी तो वो अपने साथ बहुत सारे सैल खंडों को बहा कर ले जाएगी। तो सीधा सा मतलब है कि जिसमें भी ऊर्जा है वो काम कर सकता है, या जो काम कर सकता है उसमें ऊर्जा है। अब ऊर्जा, हमने क्या बताया कि अगर नदी समतल मैदान में प्रवाह कर रही है तो उसमें ऊर्जा कम है, उसमें बस उसकी पानी की गति
के हिसाब से ऊर्जा रहेगी, लेकिन अगर नदी ऊपर से प्रवाह कर रही है तो उसमें ऊर्जा ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब है कि स्थिति के हिसाब से भी हमारा ऊर्जा बदलता है। स्थिति तो ऊर्जा किस किस पे डिपेंड करता है, किस किस पे निर्भर करता है। पहला तो स्थिति क्या है, वस्तु की स्थिति क्या है। दूसरा, वस्तु गति में है या विरामावस्था में है। वस्तु गति में है या विरामावस्था में। तो यहाँ पर ऊर्जा दो प्रकार से, मतलब दो आधार पर हम देखने जा रहे हैं, स्थिति में, स्थिति की वजह से और गति की वजह से। तो जो ऊर्जा किसी भी वस्तु में स्थिति की वजह से होता है उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। जो भी ऊर्जा किसी वस्तु में स्थिति की वजह से होती है उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, और जो ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति की वजह से होती है उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। अब इन दोनों को समझ लेते हैं कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या अर्थ है। जैसे कोई वस्तु है, उसको 20 मीटर की ऊंचाई पर रखिए, या मान लिया कि कोई सामान, आपने कोई एक ऑब्स्टेकल है, कंकड़ ही है, उसको 20 मीटर की ऊंचाई से, और कोई एक ईंट, यहाँ पे मान लिया ईंट है आपके पास, आपके हाथ में एक ईंट है, उसको 20 मीटर की ऊंचाई से, और कोई एक ईंट है उसको बस 5 मीटर की ऊंचाई से छोड़िए। अब जब ये 20 मीटर की ऊंचाई से आप ईंट को छोड़ेंगे तो अगर ये जो जमीन है और इसको 5 मीटर की ऊंचाई से छोड़ेंगे तो दोनों की जमीन छोड़ने के बाद उनको इंस्पेक्शन करिए कि क्या हुआ। तो ये जहाँ जमीन है, अगर आप फर्श पे तोड़ेंगे तो मे भी पॉसिबल, तोड़ेंगी तो ये मे भी पॉसिबल कि ये फर्श टूट जाए, और 5 मीटर की ऊंचाई से भी तोड़ेंगे तो हो सकता है ये भी फर्श टूट जाए, लेकिन यहाँ पर जो है डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर कोई मिट्टी है तो मिट्टी ज्यादा नीचे दब जाएगी, और यहाँ पर भी दबेगी लेकिन कम दबेगी। ऐसा क्यों हुआ? ईंट ही तो गिराया गया दोनों जगह से, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्थिति दोनों की अलग थी। यहाँ पर 5 मीटर था और यहाँ पर 20 मीटर था। तो स्थिति में इसी हिसाब का बात कर रही हूँ। आपका पृथ्वी से ऊंचाई, स्थिति का क्या सीधा सा मतलब है पृथ्वी से ऊंचाई। पृथ्वी से ऊंचाई, पृथ्वी से ऊंचाई जितनी बढ़ती जाती है तो उसकी ऊर्जा भी उतनी ही बढ़ती जाती है। अगर यहाँ पृथ्वी पर रखा हुआ है कोई वस्तु, तो अभी इसमें, और विरामावस्था में कोई वस्तु पृथ्वी पर बस ऐसे ही रखा हुआ है, तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में इसके अंदर कोई अभी एनर्जी नहीं है। इसके अंदर की एनर्जी हो सकती है, अगर वो सेल हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लेकिन इसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में से इसमें कोई एनर्जी नहीं है, क्योंकि स्थिति अगर पृथ्वी पर रखा हुआ है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं है, विरामावस्था में है तो उसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, तो इन दोनों में से कोई ऊर्जा नहीं है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है कि पृथ्वी से जितना ही ऊंचा वस्तु होता है उसकी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होती है। तो पृथ्वी से स्थित की वजह से जो ऊर्जा होती है वो असल में होती क्या है, तो ये क्या है कि मान लिया ये होती क्या है और कहाँ से आती है इसमें ऊर्जा, इसको देख लें। तो मान लिया कि कोई वस्तु है वो पृथ्वी पर थी, उसको h ऊंचाई से उठाकर पृथ्वी से h ऊंचाई पर किया गया है। तो जब कोई भी वस्तु है पृथ्वी से ऊपर उठाते हैं तो आवश्यक सी बात है कि उस पर कार्य किया जाता है। ठीक है, कोई भी वस्तु है उसको जब पृथ्वी से ऊपर उठाना होता है तो उस पर कार्य करना पड़ता है, उस पर बल लगाना पड़ता है, और
जब भी हम किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो वो कार्य उस वस्तु में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब अगर हम देखें कि इस वस्तु को h ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य किया गया, तो अगर ये वस्तु का जो है द्रव्यमान है m, तो इसका जो भार हो जाएगा वो mg हो जाएगा। तो mg हमें बल लगाना पड़ेगा और h ऊंचाई तक उठाया गया है, तो जो कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा mgh। और यही जो कार्य है यही इस वस्तु के ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा और इसको U से डिनोट करते हैं। U, तो ये हो गया U इज इक्वल्स टू mgh। तो आप सीधा सा इसको याद रख सकती हैं कि कोई भी वस्तु जो पृथ्वी से h ऊंचाई पर है उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, mgh। h क्या है, h पृथ्वी से ऊंचाई है। अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ सीधे उठा दिया गया या वस्तु को ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से उठा के फिर यहाँ पे ले जाया गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस रास्ते से उठाते हैं। फर्क पड़ता है कि कितना ऊंचाई है पृथ्वी से, उसका जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो बस उसी पे डिपेंड करेगा। आप उसको किस तरह से उठाई हैं या क्या रास्ता अडॉप्ट किया आपने h ऊंचाई तक उठाने के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू हो गई mgh। कोई भी वस्तु जो पृथ्वी से h ऊंचाई पर हो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान होता है mgh। अब अगला देख लेते हैं हम गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा जैसा कि नाम से ही परिलक्षित हो रहा है, गति के कारण जो ऊर्जा वस्तु में होती है उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। कोई एक वस्तु है जो अगर v वेग से गति कर रही है, कोई वस्तु है जो v वेग से गति कर रही है, तो उसमें जो ऊर्जा उसकी गति के कारण है उसी को कहते हैं गतिज ऊर्जा। अब अगर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमें निकालना है कि गतिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है, तो चलिए देखते हैं। मान लिया कि कोई वस्तु है वो प्रारंभ में विरामावस्था में थी, मतलब प्रारंभ का इसका गति 0 था, u इज इक्वल टू 0 था, और वो a एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट होके अब s दूरी s डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया और उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी कहिए यहाँ पर सीधे चल रहा मान लिया, उसके बाद उसने v गति प्राप्त कर ली है। तो अगर हम गति का तीनों समीकरण अगर आपको याद हो तो पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, दूसरा होता है h यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम यस ले रहे हैं तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब अगर हमें ये एक्सेलरेशन नहीं पता है कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन नहीं पता है, त्वरण नहीं पता है, यहाँ पर हमें पता है कि इसका प्रारंभिक वेग u 0 है, लास्ट वेग v फाइनल v है और s डिस्टेंस उसने चला है, तो यहाँ पे रख दे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 इंटू a इंटू s। अब a की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, v स्क्वायर बाई 2s से डिवाइड कर दें, तो यहाँ से आ गया a, ये आ गया त्वरण। अब जब त्वरण निकल गया तो हमने क्या बोला है कि किसी भी वस्तु द्वारा जो कार्य किया जाता है, किसी वस्तु द्वारा जो कार्य किया जाता है या किसी वस्तु पर जो कार्य किया जाता है वही होता है ऊर्जा। अब किसी वस्तु पर जब कार्य होता है तो उस वस्तु में कार्य ऊर्जा संचित होता है, जब किसी वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है तो उसके द्वारा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ऊर्जा का ह्रास होता है। तो यहाँ पर अगर a क्या आया, v स्क्वायर बाई 2s, और वो वस्तु का जो द्रव्यमान, अगर वस्तु का द्रव्यमान m है तो f क्या हो जाएगा, m इंटू a, ये m है ये a है,
पहले ही हम लिखते हैं। ओके, F मतलब फोर्स, तो M इंटू ए ये फोर्स होता है, और वर्क क्या होता है? F इंटू एस, F डॉट एस। ओके, तो फोर्स निकालने पहले M इंटू ए क्या है? V स्क्वायर बाई 2S। अब वर्क भी जो होगा वो एनर्जी के रूप में तब्दील होगा, तो F मतलब V स्क्वायर बाई 2S इंटू एस, एस से एस कैंसिल हो गया, और M भी है साथ में, तो वर्क हो गया 1/2 mv स्क्वायर। ये जो वर्क है किसकी वजह से आया है? गति की वजह से। ठीक है, तो गति की वजह से ये कार्य हुआ है, तो इस वजह से ये जो कार्य के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। ये कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा? गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ये के है, एनर्जी, ENERGY। तो इसी वजह से इसको अक्सर KE इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर ऐसे डिनोट किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। तो अब हम जान गए, दो तरह की ऊर्जा पढ़ लिए हम। एक स्थितिज ऊर्जा पढ़ लिए, उसको U से डिनोट करते हैं, ये हो गया mgh। और एक गतिज ऊर्जा पढ़ लिए, उसको ke से डिनोट करते हैं। और भी बहुत तरीके की ऊर्जा होती है जो कि हमें पढ़नी है, लेकिन उसके पहले, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बार बार कि जब किसी वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है या वस्तु पर कार्य होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब जो ऊर्जा है उसका अगर हम मात्रक देखना चाहें तो मात्रक हमारा कुछ और नहीं बल्कि कार्य का ही मात्रक होगा। तो इसलिए ऊर्जा का मात्रक, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता था, इसीलिए ऊर्जा का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? जूल होगा। ऊर्जा का मात्रक हमारा जूल होता है। ठीक है, कभी कभी ऊर्जा की मात्रक को किलो जूल में भी डिनोट किया जाता है। किलो जूल कुछ और नहीं है, 1000 जूल को 1 किलो जूल कहते हैं। किलो का मतलब ही होता है 1000। कहीं भी आपका किलो लग गया, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो 1000 को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर ऊर्जा का क्या मात्रक होता है? जूल होता है। चलिए, अब बहुत ही थोड़ा सा आपका इस चैप्टर में रह गया है, कुछ कार्य करने की दर और ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, थोड़ा सा चीजें, और वेग ऊर्जा संरक्षण का नियम अगले वाले मतलब सैटरडे के लेक्चर में वो कंप्लीट करके इसमें के कुछ न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाएंगे। तो इतना आप सभी कंप्लीट करिए, और इसकी कॉपी आपको खुद बनानी है, तो इसकी कॉपी बनाकर हमें दिखाइएगा। थैंक यू।